हमने बेटा टेक्निक के दो मेथड पढ़े थे। ट्रेडिशनल टेक्निक के दो मेथड पढ़े थे। मेथड नंबर 1 हमने पे बैक पीरियड पढ़ा। मेथड नंबर 2 हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कहा? उसके लिए हमने कहा कि साहब आपको पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। पहले हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी ARR निकाल पाएंगे। डन। तो यहां तक की बात कर ली थी। पे बैक पीरियड को हमने समझ लिया था। पे बैक पीरियड को हमने पूरा समझ लिया था। ठीक है, क्लियर? एक मिनट वेट करें। हाँ जी, क्वेश्चन की शीट मिल गई आप सभी को? क्वेश्चन की शीट सभी को मिल गई? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी शीट पे से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, द डायरेक्टर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। सभी को क्वेश्चन मिल गया? जल्दी से रिप्लाई करें। यस सर। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है द डायरेक्टर्स ऑफ बीटा लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ ए न्यू मशीन टू रिप्लेस। ठीक है साहब, वो एक नई मशीन खरीदने की सोच रहे हैं। वो एक नई मशीन खरीदने की सोच रहे हैं जिससे कि पुरानी मशीन को रिप्लेस किया जा सके, which has been in operation in the factory for last 5 years। जो मशीन फैक्ट्री में पिछले 5 साल से चल रही है। इग्नोरिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए, बट कंसीडरिंग टैक्स एट 50% ऑफ नेट अर्निंग्स। टैक्स कितना, इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देना, लेकिन ये कहता है कि टैक्स कितना है। टैक्स है 50% ऑफ नेट अर्निंग। जो नेट प्रॉफिट आता है उसका 50% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सजेस्ट विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव शुड बी प्रीफर्ड। ये कहता है कि आपको सजेस्ट करना है कि दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो प्रीफर्ड होगा। मतलब पुरानी मशीन को ही चलाया जाए, पुरानी मशीन को ही चलाया जाए, या उसे नई मशीन से रिप्लेस कर दिया जाए। दोनों का डेटा दे रखा है, दोनों का डेटा दे रखा है। पुरानी मशीन, ओल्ड मशीन की बात करते हैं तो उसका परचेज प्राइस है 40,000।
एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। मशीन रनिंग आवर्स पर एनम, हर साल मशीन कितने आवर्स चलती है? मशीन 2000 आवर्स चलती है। यूनिट पर आवर में कितनी यूनिट बनती है? पर आवर में यूनिट बनती है 24। वेजेस कितना लगता है? वेजेस लगता है 3 रुपीज पर रनिंग आवर। पावर कितना लगता है? 2000 पर एनम। कंज्यूमेबल कितने लगते हैं? 6000 पर एनम। ऑल अदर चार्जेस 8000 पर एनम। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 0.50 पर एनम पर यूनिट। एंड सेलिंग प्राइस है 1.25 पर यूनिट। इसी तरह अगर आप नई मशीन की बात करोगे तो नई मशीन का परचेज प्राइस है 60,000। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स। रनिंग आवर्स कितने हैं? रनिंग आवर्स है 2000 आवर्स पर एनम। पर आवर में यूनिट कितनी बनती है? 36। वेजेस कितना लगता है? 5.25 पर आवर। पावर 4500 पर एनम। कंज्यूमेबल 7500। ऑल अदर चार्जेस 9000। मटेरियल 0.50। सेलिंग प्राइस है 1.25। You may assume that above information regarding sales and cost of sales will hold good throughout the economic life of the machine. Depreciation है charged to be according to straight line method. Depreciation SLM method से चार्ज किया जाएगा। चलिए साहब, आपको क्या करना है? आपको तो अपना आंसर प्रेजेंट करना है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है बेटा प्रॉफिट निकालना, पर ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो सॉल्यूशन नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए, ओल्ड मशीन और यहां पे बात है न्यू मशीन। ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन। अब एक बात बताइए बेटा, पूरे साल में यूनिट्स ओल्ड मशीन से कितनी यूनिट बनाई जा सकती है? ओल्ड मशीन से बताइए। ओल्ड मशीन जो है वो 2000 आवर्स चलती है और पर आवर में कितनी यूनिट्स बनाई जा सकती है? 24। तो ओल्ड मशीन से कितनी यूनिट बनाई जाएगी? ओल्ड मशीन से 36,000 यूनिट, सॉरी 48,000 यूनिट। इसी तरह अगर न्यू मशीन की बात करते हैं तो न्यू मशीन से पर आवर में 3600 और इसकी रनिंग आवर्स भी है 2000। तो इससे कितनी यूनिट बनाई जा सकती है? इससे बनाई जा सकती है 72,000 यूनिट। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सेल्स बताइए, ओल्ड मशीन की सेल्स कितनी होगी? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे सेल्स का अमाउंट हो जाएगा 60,000 और यहाँ पे सेल्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 90,000। क्लियर? हाँ भाई, सेल्स का अमाउंट सभी को क्लियर है बेटा? सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि आप केवल सुन रहे हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे साथ साथ। माइनस, अब हमें इसमें से कॉस्ट माइनस करनी है, कॉस्ट, इसमें से हमें कॉस्ट माइनस करनी है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कॉस्ट कौन कौन सी। सबसे पहले तो बात आती है साहब मेटेरियल, मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है, मेटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, ये हो गई 24,000, और 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, 36,000। मटेरियल के बाद, मटेरियल के बाद वेजेस, वेजेस 2,000 मल्टीप्लाइड बाय पर रनिंग आवर, पर रनिंग आवर लगते हैं 3 रुपए, तो ये हो गए 6,000। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.25, तो ये हो गए 10,500। ओके सर। वेजेस, वेजेस के बाद पावर, पावर का खर्चा सीधा सीधा दे रखा है, पूरे साल में पावर लगता है 2,000 का, यहां पे पावर लगता है 4,500 का। पावर के बाद में कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल लगते हैं 6,000 के, 7,500। कंज्यूमेबल के बाद में अदर चार्जेस, अदर चार्जेस 6,000, सॉरी 8,000 और 9,000। एक आइटम और रह गया, कौन सा आइटम, जल्दी से बताइए, एक एक्सपेंस और रह गया, कौन सा? फर्स्ट, डेप्रिसिएशन। 40,000 की मशीन है, 40,000 की मशीन है, 10 इयर्स लाइफ है, 40,000 की मशीन है, 10 इयर्स लाइफ है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन हो गया 4,000। 60,000 की मशीन है, 10 इयर्स लाइफ है, तो यहाँ का डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटा, 60,000 माइनस 24 तो 36 हो गया, माइनस 6 तो 30 हो गया, 28, 22, 14 और 4, कितना बच गया? नेट प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग आ गया 10,000। नेट प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज। ये वाला भी चेक करके बता दो कितना आता है। 51, 60, 66, 73, 500, 16,500 माइनस, माइनस इनकम टैक्स एट द रेट 50%। इनकम टैक्स कितना लगता है? 50%, 50% टैक्स लग जाता है, तो 5,000, 5,000 और 8,250। तो ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 और 8,250, 5,000 और 8,250। क्लियर?
फटाफट से यहां तक करिए, फिर हम निकालते हैं ARR। एकता डन, एकता कह रही है डन सर। ओके, बाकी लोग कनिका डन सर। अब ARR, तो ARR हमें कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5000। यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000। जो कॉस्ट थी वही तो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है वही तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पुरानी मशीन से, पुरानी मशीन का ARR कितना है, पुरानी मशीन का ARR कितना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया शायद 12.50%। 12.50%। क्लियर। न्यू मशीन, न्यू मशीन, तो न्यू मशीन का प्रॉफिट है 8250, लेकिन कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो न्यू मशीन का ARR भी बता दीजिए, ओल्ड मशीन का भी बता दीजिए। न्यू मशीन का ARR हो गया 13.75%। तो कौन सी मशीन बेटर है, ओल्ड मशीन या न्यू मशीन? न्यू मशीन। Hence, new machine is preferred due to higher AR। ये लो सर, कौन सी मशीन को आप प्रेफर करोगे, आप न्यू मशीन को प्रेफर करोगे, क्योंकि न्यू मशीन का ARR जो है वो ज्यादा है। देखो, पे बैक पीरियड जिसका कम होता है, हाँ बेटा इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ आएगा, इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ नहीं है, अदरवाइज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ आएगा, वो मिस है लास्ट में, वो मिस है लास्ट में, कैलकुलेट बाय ARR मेथड, इवेल्युएट बाय ARR मेथड। ठीक है ना, अदरवाइज लिखा हुआ आएगा, मिसिंग है, इसमें लिखा हुआ मिसिंग है, वरना लास्ट में लिखा हुआ आएगा यूज ARR मेथड या बाय ARR मेथड। ओके, मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा। एक्चुअली ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल में क्या होता है कि जस्ट पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रखा होता है, तो बाद में उसका एग्जांपल देते हैं, तो वो कई बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ARR मेथड सभी को क्लियर है। ARR मेथड क्या कहता है, ARR मेथड बेसिकली आपके अकाउंट्स की तरह चलता है। ARR मेथड है ही क्या, ARR मेथड कहता है अकाउंट्स की तरह से प्रॉफिट निकालो और इन्वेस्टमेंट जितने रुपए का किया है ना, उस पर रिटर्न निकाल के बता। मतलब हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन हम तो अकाउंट्स के हिसाब से चलेंगे। अकाउंट्स में जो प्रॉफिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में ही आता है, तो वो कहते हैं अकाउंट्स के हिसाब से जाओ, देखो जो रिटर्न आ रहा है उसके हिसाब से डिस्कस, दैट इज ARR। ओके,
क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तो ये तो हमारी बात थी ट्रेडिशनल मेथड्स, ये तो हमारी बात थी ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब एक तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, या इसे बोल देते हैं कैश प्रॉफिट टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या कैश प्रॉफिट टेक्निक। अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, कैश प्रॉफिट टेक्निक। कैश प्रॉफिट टेक्निक मतलब क्या इनमें डेप्रिसिएशन का रोल होगा क्या? यहां पे जब भी आप डिस्काउंटेड मेथड्स में जाओगे, जब भी आप डिस्काउंटेड टेक्निक में जाओगे तो डेप्रिसिएशन का रोल नहीं होगा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? डेप्रिसिएशन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। वो कहते हैं रियलिटी में डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंस है ही नहीं, वो आपके जेब से जाता ही नहीं है, वो कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है ना? वो तो आप फ्यूचर में दोबारा नई मशीन खरीदना चाहते हो, इसलिए आप अपना प्रोविजन बना रहे हो। ठीक है ना? वो आपका ही पैसा है। अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल के रख रहे हो, साइड में रख रहे हो, उसे खर्चा मान रहे हो, तो फिर आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे मान सकते हो? जो आप इनिशियल कॉस्ट लगाते हो वो आप कॉस्ट क्यों मानते हो? ठीक है? तो कॉस्ट एफएम कहता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम डेप्रिसिएशन को हटा के चलेंगे, हमेशा कौन से प्रॉफिट की बात करेंगे? हम हमेशा कैश प्रॉफिट की बात करेंगे। ओके? हाँ जी, क्लियर है। तो इसमें जो हमारा पहला मेथड आता है, वो आता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। वो जो मेथड आता है वो मेथड होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या दिया होगा? मैंने कहा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा हमने पहले पे बैक पीरियड का किया था, लेकिन इसमें साथ में क्या दिया हुआ होगा? इसमें साथ में आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो अब मैं आपको बताता हूं, दो चीजें ध्यान में रखें। या तो आपको इंटरेस्ट रेट दे देता है, या आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देता है, या फिर किसी क्वेश्चन में लिख दे इंप्यूटेड रेट, या फिर इसमें लिख दे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर दो चीजें नहीं लिखे, कोई भी इनमें से कोई भी एक आइटम दे रखा है ना, तो आप उसी को इंटरेस्ट रेट मान लें। ठीक है ना? केवल एक ही आइटम दे रखा हो, जैसे आपको लिख रखो इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट रेट है।
आपको क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वही इंटरेस्ट रेट है। आपको दिया हुआ है इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो वही इंटरेस्ट रेट है। आपको दिया हुआ है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो आप उसी को इंटरेस्ट रेट मान लें। क्लियर है? चलिए, ये मेथड आपको क्या कहता है? ये मेथड कहता है in this method project is evaluated on the basis of, in this method project is evaluated on the basis of payback period using the concept of time value of money। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप पेबैक पीरियड लगाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए बेटा। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 50,000। 50,000 रिटर्न या फिर बोल दो प्रॉफिट कितना आएगा? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, that is 20,000, 30,000, 25,000 और 15,000। इंटरेस्ट रेट 10%। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना। फटाफट से क्वेश्चन नोट करें, फिर हम आंसर समझते हैं। ध्यान से डन।
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। बेटा प्रेजेंट वैल्यू को ही डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंटेड वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंटेड वैल्यू। कैसे निकालेंगे? निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर मेथड में काम आएगा। ये जो हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू आपके हर मेथड में काम आने वाली है, हर मेथड। कैसे निकालेंगे देखना। ईयर, ईयर पहला कॉलम हमेशा ईयर का होगा। ईयर के बाद प्रॉफिट, फिर पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर बेटा, पीवी फैक्टर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवी फैक्टर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। वर्ड याद रह जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। जिस भी परसेंट पे निकालना हो ना, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 10%, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आप क्या लिखोगे? पीवी फैक्टर एट द रेट 10%। ये किस चीज का फैक्टर है? ये 10% का फैक्टर है। ये किसका फैक्टर है? ये 10% का फैक्टर है। क्लियर? फिर यहां पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ये आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्लियर? कितने साल के डेटा दिया हुआ है? 4 साल का रिटर्न दिया हुआ था हमें। 1 2 3 4। प्रॉफिट बताओ चारों साल का कितना दिया था? पहले साल का प्रॉफिट 30,000 था ना। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 25,000, फोर्थ ईयर में कितना लिखा था? क्लियर कर दो। ये तीनों सही है? ये तीनों मैंने सही लिखे ना? 30,000, 25,000, 20,000, 25,000 फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। सेकंड का, फर्स्ट का 20 था, फर्स्ट का 20 था, सेकंड का 30 होगा। सेकंड का 30, फर्स्ट का 20, सेकंड का 30, थर्ड का 25 और फोर्थ ईयर का 15,000। ये लीजिए सर पीवी फैक्टर। अब पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी फैक्टर आप कैसे निकालोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा सभी लोग अपना कैलकुलेटर लें, सभी लोग अपना कैलकुलेटर लें। पहले साल का पीवी फैक्टर क्या होता है? पहले साल का पीवी फैक्टर निकालोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10। लिखना नहीं है, केवल दिखाओ मुझे। 1 को डिवाइड करो 1.10 से। सर 0.10 से क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है। मैंने आपको कहा था 10% का मतलब होता है 0.10। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 0.909। 0.909। 2 साल का निकाल लो तो एक बार इक्वल दबा दे, इक्वल की बटन दबा दे। 1.909 1 डिवाइडेड बाय 1.10, दोबारा इक्वल की बटन दबा दे। कितना आता है दूसरे साल का? सर ये कैसे करते हैं?
मैंने कहा बेटा इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 826। वेरी गुड प्रियंसी। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1.10 दो बार डिवाइड करते हैं, दो बार डिवाइड करते हैं 1 को, तो आ जाएगा 0.826, 0.826। फिर एक बार दोबारा डिवाइड कर दो, या तो इक्वल के बटन दबा दो या दोबारा डिवाइड कर दो उसे 1.10 से, या तो दोबारा डिवाइड कर दो या इक्वल वाली बटन दोबारा प्रेस कर दो, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। 0.751, 0.751। आपको कम से कम 3 वर्ड्स तो लेने ही है, 4 भी ले सकते हो, 3 तो लेने ही है, 4 भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3 तो हमेशा ही लेने, 4 भी ले सकते हो। फोर्थ ईयर का निकालो ऐसे ही, फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर का भी निकाल के बताओ। 683, 0.683। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं बेटा, जो आज 1 रुपए ना, सॉरी, जो 1 रुपए हमें 1 साल बाद मिलने वाला है, जो 1 रुपए आपको 1 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? उसकी आज की वैल्यू है 0.909। जो 1 रुपए आपको अब से 2 साल बाद मिलने वाला है, जो 1 रुपए अब से 2 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू है 826। फिर कहते हैं जो 1 रुपए, जो 1 रुपए आपको 3 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू है 751.751। जो 1 रुपए आपको 4 साल बाद मिलने वाला है, उसकी वैल्यू है 0.683। ये कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। फैक्टर मतलब 1 रुपए के हिसाब से। अब आपने कहा आपको 1 साल बाद कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? पहले साल के एंड में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 20,000। तो अगर उस प्रॉफिट की आज की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, ये उस प्रॉफिट की आज की वैल्यू। जल्दी से बताओ। 18,180, 18,180, 18,180। जो 30,000 का प्रॉफिट आज के 2 साल बाद होगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी? उसकी आज की वैल्यू कितनी? हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं। 24,780, 24,780, 24,780। ये 25,000 हमें अब से 3 साल बाद मिलने वाले, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी? 18,775। ये 15,000 4 साल बाद मिलने वाले, तो उनकी आज की वैल्यू कितनी? 10,240। ये लो सर। हाँ मल्टीपल करना है, मल्टीपल, मल्टीपल करते जा। चलिए अब ध्यान से समझिए मेरी बात। देखो हम जब पहले पे बैक पीरियड निकालते थे, जब आप पहले पे बैक पीरियड निकालते थे तो आप इसके हिसाब से निकालते थे। पहले आप पे बैक पीरियड निकालते थे प्रॉफिट की इस वैल्यू के हिसाब से। फ्यूचर में मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा, फ्यूचर में मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है फ्यूचर में जो 1 रुपए होगा ना, 1 साल बाद जो 1 रुपए होगा, वो आज के 909 के बराबर ही होगा, 0.909 के बराबर। मतलब आज अगर 1 रुपए से कम भी है तो फ्यूचर वाले 1 रुपए के बराबर होगा।
तो फ्यूचर में वैल्यू कम हुई है ना, ऐसा समझ सकते हो। जितना सामान आज 0.909 में आ जाता है, फ्यूचर में उसके लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ेगी। जितना सामान आज हम, ऐसे समझो, जितना सामान आज मैं 10,245 में लाता हूं, जितना सामान आज मुझे 10,245 में मिल जाता है, 4 साल बाद मुझे 15,000 चाहिए उस सामान के। उतना ही सामान लाने के लिए 4 साल बाद मुझे 15,000 की जरूरत पड़ेगी। तो वैल्यू कम हो गई ना रुपए की, रुपए की वैल्यू कम हो गई। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस कोई नहीं समझाता, सब आपको आंसर निकालना समझाते हैं, सब आपको आंसर निकालना। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। लॉजिक का मतलब क्या है, पहले आप पेबैक पीरियड निकालते थे यहां से। कैसे निकालते थे, पहले साल 20,000, दूसरे साल 30,000। आपने कहा पेबैक पीरियड कितना है सर, अगर हमारा आउटपुट 50,000 रुपए है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का, तो 2 साल में हमारा पेबैक पीरियड आ गया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, 50,000 आपके जेब से कब गए, 50,000 आपके जेब से आज गए, और ये 50,000 आपके जेब में आज आए हैं क्या, क्या ये 50,000 आपके जेब में आज आए हैं? नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूं कि कनिका मुझे पैसे की जरूरत है, आप आज मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको 1 साल बाद 20,000 वापस दे दूंगा, और उसके 1 साल बाद 30,000 वापस दे दूंगा, हमारा हिसाब हो जाएगा। आप मुझे दोगे क्या? ऐसा अगर मैं किसी को जाके कहता हूं तो वो मुझे देगा क्या? वो कहता है ये तो सर बेवकूफों वाली बात है, मैं 50,000 आपको आज दूं और आप कह रहे हो 1 साल बाद 20,000 दे देंगे, 2 साल बाद बचे हुए 30,000 दे देंगे, हिसाब बराबर। तो ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब हम जब पहले पे बैक पीरियड निकालते थे, तो हम टाइम की वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते थे कि मैं तो आपको आज दे रहा हूं और आप मुझे फ्यूचर में दे रहे हो। तो पहले हम इसे फ्यूचर को आज की वैल्यू पे लाएंगे। मतलब 1 साल बाद जो हमें 20,000 मिलेंगे ना, वो आज के 18,180 के बराबर है। 2 साल बाद जो हमें 30,000 मिलेंगे, वो आज के 24,780 के बराबर है। 3 साल बाद जो हमें मिलेंगे वो इसके बराबर है। 4 साल बाद जो मिलेंगे वो इसके बराबर। अब हमें निकालना है पेबैक पीरियड। तो अब हम निकालते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कैसे निकालें बेटा, 2 साल तो पूरे पूरे लगेंगे, इन 2 सालों को टोटल करेंगे तो 2 साल तो पूरे पूरे लगेंगे, प्लस इन 2 सालों के टोटल को 50,000 में से माइनस करो, कितने रुपए और चाहिए, कितने रुपए और जरूरत मिलती है, क्योंकि तीसरा साल जोड़ते हैं तो 50,000 से ज्यादा निकल जाते हैं। मतलब पे बैक पीरियड 2 तो 3 इयर्स के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। 50,000 माइनस 18,180 माइनस 24,780, 7,040। और थर्ड ईयर में टोटल कितने पैसे कमाए हैं, थर्ड ईयर में टोटल कमाए हैं 18.775। तो बता दो पे बैक पीरियड कितना है, पे बैक पीरियड कितना है? 2.7040 डिवाइडेड बाय 18,775 प्लस 2 प्लस 2 2.375 ईयर, 2.375 ईयर, इतने में आपका पैसा वापस आ जाएगा। और इसमें आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी देखो,
अगर आप नॉर्मल पे बैक पीरियड निकालते तो आप 2 साल निकालते, लेकिन टाइम वैल्यू का ध्यान रखने से आपका पे बैक पीरियड कितना आ रहा है, 2.375। क्लियर, समझ गए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब पे बैक पीरियड निकालते हो, पे बैक पीरियड निकालते हो, तो प्रॉफिट काम में लोगे या प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू काम में लोगे? अगर केवल पे बैक पीरियड निकालते हो तो प्रॉफिट का वैल्यू काम में लोगे या प्रेजेंट वैल्यू काम में लोगे? प्रॉफिट काम में लोगे। अगर डिस्काउंटेड पे बैक निकालते हो, अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते हो तो प्रॉफिट काम में लोगे या प्रेजेंट वैल्यू काम में लोगे? प्रेजेंट वैल्यू काम में। क्लियर, पक्का सभी को? चलिए भाई, वेरी गुड, वेरी। अच्छा एक बात बताओ, जो 50,000 रुपए मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं, जो 50,000 रुपए मैंने आज इन्वेस्ट किए, आज अभी अभी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी? उनको कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? एक का कह रही है सर 50,000, एक का कह रही है 50,000। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा आज का पीवी फैक्टर हमेशा 1 होता है, आज का पीवी फैक्टर हमेशा 1 होता है। एक बात बताओ, आज आपके पास 1 रुपए है और आप उसकी आज की वैल्यू देखना चाहते हो, वो 1 रुपए है। आज 1 रुपए है और उसकी 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। आज का पीवी फैक्टर, सेम डे का पीवी फैक्टर हमेशा 1 होता है, चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। इंटरेस्ट रेट, अरे आज के आज कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा, आज ही इन्वेस्ट किया, आज ही वापस ले लिया, तो इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वो क्या होगा? वो होगा 1/1, वो होगा 1/1, तो आंसर भी होगा 1। डन, क्लियर? चलिए सर, अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। नहीं बेटा, एकता, एकता, अभी अपन 10 to 15 मिनट पूरा मेथड नहीं करेंगे, केवल मेथड के बारे में समझ के छोड़ेंगे। केवल मेथड क्या होता है, जो नोटिंग करने वाला काम है वो करेंगे, केवल नोटिंग वाला काम करेंगे, क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना? केवल नोटिंग का काम आज ही करेंगे, ठीक है ना? कल पे नहीं, नोटिंग का काम आज ही करेंगे। मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, कभी तो आप मेरी भी माना कीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसको एनपीवी मेथड भी कहते हैं, एनपीवी। देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आपको क्या निकालनी पड़ेगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट मतलब, अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको कहा था कि पे बैक पीरियड में
मनी को ध्यान में नहीं रखा। तो जब आपने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाला तो क्या आपने पहली प्रॉब्लम को दूर कर दिया? कर दिया। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट होते हैं तो पेबैक पीरियड में तो आप केवल एक काम करते हो, जिसका पेबैक पीरियड कम उसको चूज कर लो, चाहे उससे टोटल प्रॉफिट कम आता हो या ज्यादा आता हो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, आप आगे का कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। जैसे ही हमें पेबैक पीरियड पता चला, जैसे हमने अभी 3 साल देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना था हमने ध्यान भी नहीं दिया, हमें कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन कहता है एक्चुअलिटी में तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए नया मेथड बनाया गया, जिस मेथड को क्या कहते हैं? एनपीवी मेथड। तो इन दिस मेथड concept of time value of money and total profit of project both will be considered. First of all, project with positive NPV will be selected. ये लो सर। तो ये कहता है कि जिस प्रोजेक्ट, सबसे पहला काम तो क्या है? जिस प्रोजेक्ट में पॉजिटिव एनपीवी आ रहा हो ना, पॉजिटिव एनपीवी, आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो। मतलब वो आप कहोगे ये अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा प्रोजेक्ट कैसे? भाई मैंने किसी काम में 1 लाख रुपए लगाए, अब मुझे टाइम वैल्यू को हटाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो मेरे लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड इफ मोर देन वन ऑप्शन, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है, देन प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी विल बी सिलेक्टेड। अगर मुझे देखो एक ही प्रोजेक्ट है आपके पास, एक ही मशीन आपको, जैसे अभी वो मैंने एग्जांपल में केवल एक मशीन दी और मैं पूछूं क्या इस मशीन को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप एनपीवी निकालोगे। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो आप कहोगे लगा लो साहब। लेकिन मैं कहता हूं मान लो 2 मशीन में से एक मशीन लगा दी, आपने एनपीवी निकाली, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, तो आप कौन सी मशीन लगाओगे? जिस मशीन की एनपीवी हायर होगी ना, जिसमें ज्यादा एनपीवी आ रहा होगा, आप उसको लगाओगे। जिस मशीन का एनपीवी ज्यादा आ रहा होगा आप उस मशीन को लगाओगे। आप कहोगे इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 4000 का, तो हम तो उस मशीन को लगाएंगे ना जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। डन। सर एनपीवी कैसे आते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी सर कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जितना भी पैसा इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब जो पैसा जो हमारा प्रॉफिट आने वाला है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, लास्ट साल तक जितना प्रॉफिट आने वाला है, उस पूरे प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो,
जो पैसा आपके पास आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो पैसा जाने वाला है। अब जाएगा कौन सा, मशीन खरीदी तो मशीन खरीदने में जो पैसा लगा वो जाएगा, या फिर मशीन में कोई रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं वो पैसा जाएगा। तो जो जाने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, एनपीवी। अब पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव कब आएगा, जब इनफ्लो ज्यादा होंगे आउटफ्लो कम होंगे। नेगेटिव कब आएगा, जब आउटफ्लो ज्यादा होंगे इनफ्लो कम होंगे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। इस मेथड, अगर ये मेथड आपको आता है तो आपको चैप्टर आता है, ठीक है ना। अगर ये मेथड आपको आता है ना तो फिर आपको पूरा चैप्टर आता है, आपको पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर, पक्का। अच्छा, एक बात बताओ, अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल किया था, अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल किया था, उस एग्जाम्पल में आपने अभी टेबल बना रखी है, क्या मुझे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको बता सकते हो। अभी जो एग्जाम्पल आपने किया था, क्या उस एग्जाम्पल की आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको बता सकते हो। क्या आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी चारों सालों के प्रॉफिट की, चारों सालों के प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, सबका टोटल लगा दो, सबका टोटल लगा दो, बस उसका टोटल लगाना बाकी है, और सारा काम वो का वही करना है। प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही निकलती है हमेशा, प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही निकलती है। 71,984, 71,984। अब इसमें से ये तो होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवीसीआई। मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसमें तो केवल एक ही बार आउटफ्लो हुआ था, कितने रुपए आउटफ्लो हुए थे, 50,000, और वो भी कब हुए थे, आज। तो आज जो 50,000 रुपए गए उनकी आज की वैल्यू कितनी है, 50,000। तो बता दो एनपीवी कितना आ गया, एनपीवी बता दो, 21,980, 21,980। तो बताओ क्या ये मशीन हमें लगानी चाहिए थी, क्या ये प्रोजेक्ट हमें लगाना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। एक्सेप्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो बस यही होता है एनपीवी। अब इसी के हमें अलग अलग एग्जांपल्स देखने, इसी के हमें अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। अगर टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए होंगे तो 10 में से 7 क्वेश्चन इसी मेथड के दिए हुए, ये मेथड तो हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगले 2 दिन तक हम इसके अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, और जैसे ही हमारा ये मेथड कंप्लीट होगा हमारा 90% चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। डन, क्योंकि आगे वाले मेथड इसी पे डिपेंड करते हैं, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बनाएंगे। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई बात पूछनी है।
चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इतने को रिवाइज जरूर कीजिएगा, इतने को रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।